आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। सेट नेट एग्जाम 2025-26 विषय हिंदी तथा एमपीएससी एग्जाम 2025-26 विषय हिंदी के लिए आप जानकारी लेना चाहते हैं, ज्ञान लेना चाहते हैं, तो इसके साथ आप जुड़ सकते हैं यूट्यूब चैनल के साथ। साथ में इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके पहले हमने 2 वीडियो तैयार किए हैं। आज हम 20 हिंदी का कोड जो है और 27 अगस्त 2024 शिफ्ट 2 का पेपर रिव्यू पेपर के तौर पर हम देख रहे हैं, पुनर्मूल्यांकन के तौर पर हम देख रहे हैं। 81वां प्रश्न जो है आज हम देखने वाले हैं, 81 से लेकर 90 तक। हिंदी विषय के बारे में आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल के किन 2 निबंधकारों को हिंदी का स्टील और एडिसन कहा है। उत्तर होगा ऑप्शन क्रमांक 1 बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। क्यों? स्पष्टीकरण उसका। शुक्ल जी की उपमा का संदर्भ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में भारतेंदु युग के 2 प्रमुख निबंधकारों को विशेष उपाधियां दी है। बालकृष्ण भट्ट 1844 1844 और 1914 हिंदी का स्टील कहा है, और प्रताप नारायण मिश्र 1856 1894 हिंदी का एडिसन कहा है। क्यों दी गई ये उपाधियां, इसका भी विश्लेषण मैंने यहां पर दिया है। बालकृष्ण भट्ट हिंदी का स्टील, स्टील इस्पात मजबूत और टिकाऊ और धारदार होता है। भट्ट के निबंधों और आलोचनात्मक लेखन में तर्क की मजबूती, विचार की गहनता और भाषा की स्पष्टता थी। उन्होंने हिंदी प्रति पत्रिका के माध्यम से समाज सुधार, राष्ट्रीय एकता, नैतिकता पर ओजस्वी लेखन किया। उनकी भाषा आक्रामक और प्रभावशाली थी, जो पाठक पर सीधा असर छोड़ती थी। इसीलिए स्टील की उपमा उनको दी गई है। प्रताप नारायण मिश्र हिंदी का एडिसन। एडिसन थॉमस एडिसन अमेरिका आविष्कार, नए प्रयोग और लोकप्रियता के लिए जाने जाते थे। मिश्र जी ने हिंदी निबंध में हास्य, व्यंग्य, लोक रुचि, सरल शैली के नए प्रयोग किए हैं। उन्होंने ब्राह्मण पत्रिका में आम जनता की भाषा और रोचक विषयों पर लिखा। उनकी रचनाएं मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी देती है, इसलिए उनको एडिसन की उपमा दी गई है। अन्य जो विकल्प है वो उसका विश्लेषण संक्षिप्त रूप से इस प्रकार से होगा। बालकृष्ण भट्ट और राधाचरण गोस्वामी साधारण गोस्वामी निबंधकार थे, लेकिन शुक्ल जी ने उन्हें यह विशेष उपाधि नहीं दी है। प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, श्रीनिवास दास उपन्यासकार थे, निबंधकार के रूप में प्रमुख नहीं। प्रताप नारायण मिश्र कुबेरनाथ राय आधुनिक निबंधकार थे, शुक्ल जी के समकालीन नहीं। ऐतिहासिक महत्व, यह उपलब्धियां हिंदी गद्य के विकास में भट्ट और मिश्र के विशिष्ट योगदान को रेखांकित करती है। शुक्ल जी ने भारतीय युग को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल माना है, जहां इन दोनों लेखकों ने गद्य की विविध विधाओं को समृद्ध किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिसन कहा, जो उनके लेखन और शक्ति और नवीनता को दर्शाता है। इतना बड़ा स्पष्टीकरण मुझे जहां तक जानकारी है, एक छोटे से प्रश्न के लिए इतना बड़ा विश्लेषण बहुत काफी है। अब 82वां प्रश्न, आंधा युग नाटक के संबंध में सत्य कथन है। आंधा युग का नाटक जो है वह घटना काल महाभारत के 18वें दिन के पूर्व से लेकर प्रभात तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु की
घोषणा तक है। मूलतः इसका उत्तर जो है ऑप्शन क्रमांक ए, बी, सी और डी के तौर पर देखा जाए तो ऑप्शन क्रमांक 2 है, बी और सी सही उत्तर। बी, आंधा युग के पहले अंक का शीर्षक कौरव नगरी, दूसरे अंक का शीर्षक पशु का उदय और आंधा युग के 5वें अंक का शीर्षक विजय और एक क्रमिक आत्महत्या है ना। बी और सी तौर पर देखा जाए तो ये दो उत्तर सही है, बाकी सब गलत है। नाटक का परिचय, आंधा युग वो कैसे सही है इसके बारे में जानकारी। नाटक का परिचय, आंधा युग धर्मवीर भारती का 1926-1997 का प्रसिद्ध नाटक है जो 1954 में लिखा गया। यह नाटक महाभारत की युद्ध के बाद की नैतिक और सामाजिक विसंगतियों पर केंद्रित है। इसमें 5 अंक है जो मानवीय मूल्यों के पतन को दर्शाते हैं। प्रत्येक कथन का विश्लेषण, आंधा युग का घटनाक्रम काल महाभारत के 18वें दिन के पूर्व से लेकर प्रभात तीर्थ के कृष्ण की मृत्यु की घोषणा तक है। गलत, नाटक की घटनाएं युद्ध के अंत तक 18वें दिन के बाद से शुरू होती है और कृष्ण की मृत्यु तक जाती है, 18वें दिन के पूर्व से नहीं, जो गलत है। कैसे, आंधा युग के पहले अंक का शीर्षक कौरव नगरी और दूसरे अंक का शीर्षक पशु का उदय, ये सही है। पहला अंक कौरवी नगरी, यह हस्तिनापुर के विनाश और उद्धोत्तर वातावरण को दर्शाता है। दूसरा अंक पशु का उदय, इसमें अश्वत्थामा का चरित्र उभरता है जो हिंसा और प्रतिरोध का प्रतीक है। सी, आंधा युग के 5वें अंक का शीर्षक विजय एक क्रमिक आत्महत्या है, यह सही है। क्यों, 5वां अंक विजय एक क्रमिक आत्महत्या शीर्षक से है जो युद्ध के विषय के बाद भी मानवता की हार को दर्शाता है। डी, गांधारी का शाप अंक के अंतर्गत धृतराष्ट्र गांधारी का द्वारा युयुत्सुक कृष्ण को दिए गए शाप की कथा को वर्णित करता है, ये गलत है। गांधारी का शाप कृष्ण को दिया गया था, युयुत्सुक को नहीं। यह प्रसंग तीसरे अंक में नहीं है, लेकिन युयुत्सुक का उल्लेख इसमें नहीं है। देखो, कृतवर्मा युयुत्सुक की आत्मा को अश्वत्थामा की सहायता से पूर्ण करता है, यह गलत है। कृतवर्मा अश्वत्थामा का सहयोगी है, लेकिन युयुत्सुक से संबंधित कोई आज्ञा पूर्ण करना नाटक में नहीं दिखाया गया है। नाटक की संरचना, आंधा युग 5 अंक है, कौरव नगरी, पशु का उदय, गांधारी का शाप, अपना अपना द्वार और विजय एक क्रमिक आत्महत्या। साहित्यिक महत्व क्या है, यह नाटक आधुनिक भारतीय नाटक का क्लासिक माना जाता है। इसमें महाभारत के प्रतीकों के माध्यम से समकालीन मानवीय संकट, हिंसा, नैतिक अंधेरा, सत्ता का दुरुपयोग को दर्शाया गया है। धर्मवीर भारती ने गद्य, पद्य और संवाद की नई शैली का प्रयोग भी इसमें किया है। 83वां प्रश्न, देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सत्य नहीं, असत्य, याद रखिएगा। ऑप्शन क्रमांक 2 सही है, बी और डी असत्य है, बाकी सब सत्य है। ग्रियर्सन ने देवनागरी को शारदा लिपि की बहन माना है, असत्य है, सत्य नहीं, ये गलत है। और दूसरा डी, अरबी लिपि की भांति इस लिपि की उत्पत्ति पुरानी सेमी लिपि के ऊपरी शाखा से हुई है, ये भी गलत है। ये दो उत्तर जो गलत है, बाकी सब सही उत्तर है। कैसे, स्पष्टीकरण, प्रत्येक कथन की समीक्षा इस प्रकार से की गई है। देवनगर अर्थात काशी में प्रचार के कारण इसे देवनागरी कहा गया, यह सत्य है, ये सत्य है। देवनागरी नाम की उत्पत्ति के संबंध में एक मान्यता है कि इसका प्रचार देवनगर काशी में होने के कारण इसे देवनागरी कहा गया। काशी को देवों की नगरी भी माना जाता है। ग्रेसन ने देवनागरी को शारदा लिपि की बहन माना है, यह असत्य है। जॉर्ज ग्रिसन ने भारतीय लिपियों का अध्ययन किया, लेकिन उन्होंने देवनागरी को शारदा लिपि की बहन नहीं माना। शारदा लिपि
कश्मीर क्षेत्र और देवनागरी लिपि अलग अलग विकास पथों से आई है। ग्रेसन ने देवनागरी का उद्भव ब्राह्मी लिपि से माना है, ये सही है। ललित विस्तार में उल्लिखित नाग लिपि ही नागरी है, यह कथन सत्य है। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में 64 लिपियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें नाग लिपि भी है। कई विद्वान मानते हैं कि नाग लिपि से ही नागरी लिपि का विकास हुआ है। अरबी लिपि की भांति इस लिपि की उत्पत्ति सीमी लिपि पुरानी सीमी लिपि की उत्तर शाखा से हुई है, यह कथन असत्य है। देवनागरी लिपि का उद्भव जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है, जो एक भारतीय मूल लिपि है। अरबी लिपि का उद्भव सीमी लिपि से हुआ है, लेकिन देवनागरी का सीमी लिपि से कोई संबंध नहीं है। नगरों में प्रचलन के कारण इसका नाम नागरी पड़ा है, यह कथन सत्य है। नागरी शब्द नगर से बना है, क्योंकि यह लिपि प्राचीन काल में नगरों में प्रचलित थी। बाद में देवनागरी नाम प्रसिद्ध हुआ। 84 निम्नलिखित में से कौन से युग से है? महादेव वर्मा, ठकुरी बाबा, तुलसीराम मूर्तिया, दिनकर जामुन का पेड़, विवेकी राय, भोला राम का जीव और रमणीता गुप्ता जो है आप खुद है। ऑप्शन क्रमांक जो है दूसरा सही है। ए, बी और ई तीनों सही है। ए महादेव, ए ठाकुर बाबा महादेव वर्मा युग्म सही है। दूसरा बी तुलसीराम मुर्दिया सही है, डॉक्टर तुलसीराम। और ई जो है रमणिका गुप्ता आप हो दरी, ये भी सही है। ये कैसे सही है, इस स्पष्टीकरण, इन्हीं युग्मों का स्पष्टीकरण देखिएगा। महादेव वर्मा ठाकुर बाबा, यह युग्म सही है। ठाकुर बाबा महादेव वर्मा की एक संरचनात्मक रचना है, जो उनके स्मृति के रेखाएं संग्रह से संकलित है। इसमें उनके बचपन के स्मरण वर्णन है। बी मूर्तिया, यह युग्म सही है। तुलसीराम ने 1949 2015 तक दलित लेखक थे। मूर्तिया उनकी आत्मकथा है, जो दलित जीवन के संघर्ष को दर्शाती है। सी जामुन का पेड़, यह युग्म गलत है। जामुन का पेड़ प्रसिद्ध कहानीकार कृष्णा की रचना है, न कि दिनकर की प्रमुख रचनाएं उर्वशी, रश्मिरती, कुरुक्षेत्र है। विवेकी राय भोलानाथ का जीव, यह युग्म गलत है। भोलानाथ का जीव हिंदी साहित्य बैंकर हरिशंकर प्रसाई का प्रसिद्ध बैंक है। विवेक राय की रचना नहीं है। लाल पान की बेगम, माटी के गीत आदि है। रमणिका गुप्ता आपहू दरी, यह युग्म सही है। रमणिका गुप्ता 1930 एक कवयित्री, लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता है। आपहू दरी कविता एक कविता संग्रह है, जो नारीवादी विमर्श से जुड़ी है। निम्नलिखित रचनाओं का उनके विधाओं के साथ सम्मिलित सही युग्म के साथ जोड़ना है। ऑप्शन क्रमांक जो है इसका तीसरा सही है। सी और डी सही है। सी और डी भोलानाथ का जीव व्यंग है, और डी जो है माटी की मूर्तें संसरण है। दोनों भी सही है। कैसे? प्रेमचंद के घर आत्मकथा, यह गलत है। प्रेमचंद के घर प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी द्वारा लिखित है। जीवनी असंस्करण रचना है। इसके प्रेमचंद के निजी और पारिवारिक जीवन का वर्णन है, न कि लेखिका के स्वयं के जीवन का। आत्मकथा वह रचना होती है जिसमें लेखक अपने स्वयं के जीवन का वर्णन करता है। अंततः यह आत्मकथा नहीं है। एक कहानी यह भी थी जीवनी, यह युग्म जो है गलत है। एक कहानी यह भी थी, यह प्रसिद्ध लेखिका मनु भंडारी की आत्मकथा है। उन्होंने अपने बचपन युवावस्था साहित्यिक यात्रा का विस्तृत ब्यौरा दिया है। जीवन की किसी अन्य व्यक्ति के जीवन पर लिखी जाती है, जबकि यह लेखिका के बारे में लिखी है। भोलानाथ का जीव बैंक युग्म सही है। भोलानाथ का जीव हिंदी के प्रसिद्ध बैंकर हरिशंकर परसाई का एक व्यंग्य रचना है। यह भारतीय समाज और बाबू संस्कृति पर तीखा प्रहार है। अंततः यह विधा के रूप में व्यंग्य सही है।
माटी की मूर्ति संस्मरण युग्म सही है? क्यों सही है? विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित संस्मरण संग्रह है। इसमें लेखक ने अपने जीवन में मिले विभिन्न अनुभवों को रोचक और प्रेरक चित्र प्रस्तुत किए हैं। यह संस्मरण विधा का उत्कृष्ट उदाहरण है। अरे यायावर रहेगा या कविता, यह गलत है। अरे यायावर रहेगा या धर्म भवानी प्रसाद मिश्र का एक व्यंग्य संग्रह है। हालांकि इसमें सामान्यतः कविता संग्रह भी कहा जाता है, लेकिन इस विधा के रूप में कविता एकल रचना को दर्शाता है, जबकि यह संग्रह साहित्यिक वर्गीय काव्य संग्रह का कविता संग्रह कहना अधिक उचित होगा। अंततः दिए गए संमेलन को सटीक नहीं माना जाएगा। मीरा की काव्य पंक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन क्रमांक बी और ई असत्य, बाकी सब सत्य। मन की मैल हित ते न छुई, दियो तिलक धीर धोए। और ई दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल सब सुनावे। ये जो है तो सही नहीं है, बाकी सभी सही है। असत्य जो है ये दो ही है, बाकी सब सत्य है। स्पष्टीकरण इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। 87 निम्नलिखित पंक्तियों में से भक्ति काल के कवियों द्वारा लिखित काव्य पंक्तियां कौन सी है? अब इसका मैंने स्पष्टीकरण नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अब देखिएगा भक्ति काल के कवियों द्वारा लिखित काव्य पंक्तियां कौन सी है? ऑप्शन क्रमांक तीसरा ए, सी और ई है। ए, सी और ई है। आंसुअन जल सिंची, सिंची प्रेम बेली बोल, मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ताही छन उड़राज उड़ित रस राज सहायक आदि। स्पष्टीकरण भक्ति काल लगभग 14 से 17वीं शताब्दी के कवियों की रचनाओं की पहचान निम्नलिखित है। ए असुवर जल सांची सींची प्रेम बेली बोली, सूरदास भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवि के पद से है। इसमें भक्ति की निष्ठा और प्रेम के बीच बोने का प्रतीकात्मक वर्णन इसमें मिलता है। संघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, यह पंक्ति बिहारी रीतिकाल कवि के दोहों में से ली जाती है। बिहारी रीतिकाल के प्रमुख कवि है, अंततः यह भक्तिकालीन नहीं है। मोर पखा सिर ऊपर राखिए, गुंज की माल गरे पहिरों की, यह पंक्ति मीराबाई भक्तिकाल कृष्ण भक्त कवियत्री के पद से है। इसमें कृष्ण भक्त के प्रति और श्रृंगार समर्पण और श्रृंगार की भक्ति का भाव इसमें दिखाई देता है। बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी दरी, यह बिहारी की दोहों में मिलती है, जो रीतिकालीन अंततः भक्तिकालीन नहीं है। 28वां प्रश्न, पंचनी के देखन प्रपंच करी दूर सबे, पंचन को स्वत्व पंच तत्व में मिली हो, में हरिपन हारी जस धारी के धरो हो सात शांत, शांतनु हो सुभट सुपुत कही वे हो। में उपयुक्त पंक्ति में वीर रस के किस भेद का उल्लेख है? युधिष्ठिर युधिष्ठिर भेद का उल्लेख है। स्पष्टीकरण दिए गए छंद का अर्थ और विश्लेषण। छंद पंचनवी के देखत पंचम करी दूत सबे, पंचम को सत्व पंचम तत्व से मिले हे में हरि मन नाही, हरि मन हारी जस धारी के धरोस हो सात, सात सातनु के सुभट सुपुत कही वह हो मैं, अर्थात पांचों शत्रुओं और इंद्रियों पंचम को देखत कर दूर कर दूंगा, पांचों के सात्व अस्तित्व को पंचम तत्व में मिला दूंगा। जैसे हरि कृष्ण ने धनुष धारण किया, वैसे ही मैं शस्त्र धारण करूंगा और शांत चित्त वीर के पुत्र को महावीर कहलाऊंगा। वीरस के भेद। वीरस के चार प्रमुख भेद है: दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर और दयावीर।
इन छंदों में युद्धों द्वारा शस्त्र धारण करने, शत्रुओं का संहार करने और युद्ध में वीर दिखाने का भाव प्रमुख है। इसमें धर्म या दान का सीधा उल्लेख नहीं है, बल्कि युद्ध के लिए तत्परता, वी और वीरता का वर्णन है। अंततः यह युद्धवीर उदाहरण है। सादे ढंग से केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएं और थोड़ी बातचीत सामने लाकर क्षिप्त गति से किसी एक गंभीर संवेदना का या मनोदशा से परिवीक्षित होने वाली यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कहानी के संदर्भ में कहा है? उत्तर होगा, उसने कहा था ऑप्शन क्रमांक 3, कहानी के संदर्भ में कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में उसने कहा था कहानी चंद्रशेखर शर्मा गुलिया द्वारा लिखित की विशेषता बताती हुई यह कथन कहा है। शुक्ल जी ने इस कहानी में सीधे साधे ढंग से कुछ अत्यंत व्यंजक प्रतीकात्मक घटनाएं और संक्षिप्त संवादों के माध्यम से गहन संवेदना या मनोदशा को तीव्र गति से अभिव्यक्त किया है। कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई और इसमें मित्रता, कर्तव्यनिष्ठता और बलिदान के भाव समित है। यानी कि प्रेम, कर्तव्य और देश प्रेम, इन तीनों कोणों को सामने लाती हुई यह कहानी आगे बढ़ती है और तीनों को आदर भी करती है। कहानी की विशेषता, शिल्पगत संक्षिप्तता, कहानी बहुत कम शब्दों में गहन प्रभाव छोड़ती है। संवेदनात्मक प्रभावशीलता, संवाद, संक्षिप्तता, मर्म स्पर्शी व्यंजक भी है। गति और लगाव, कहानी कथानक तेजी से गति से आगे बढ़ता है और अंत में एक ऐसी संवेदना उजागर करता है जो पाठक को झकझोर कर देती है। एक टुकड़ी पर अन्य विकल्प कैसे? एक टुकड़ी पर मिट्टी, यशपाल जी की कहानी, माधवराव सप्रे की कहानी जो है, जो सामाजिक विषयता पर केंद्रित है। शुक्ल जी के इसके लिए विशेष महत्व या कथन नहीं है। दुलाई वाली मन्नू भंडारी बंग महिला की यह कहानी जो नारी के जीवन के संघर्ष को दर्शाती है। कानून खंडना, इसके बाद 90 प्रश्न, 90 प्रश्न। नई समीक्षा के संदर्भ में कौन से कथन सत्य नहीं है? नई समीक्षा के संदर्भ में कौन से कथन सत्य नहीं है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन क्रमांक 2, बी और डी जो है सत्य नहीं है, बाकी सभी सत्य है। बी, नई समीक्षा में विक्टोरियन नैतिकता को साहित्य की मूल वृत्ति माना है। और दूसरा जो है डी, नई समीक्षा में आलोचक की उम्मीदवारी किसी कलाकृति के गूढ़ अर्थ के उद्घाटन से जोड़ती है, भले वे उसे प्रभाव परक हेतुवान भास से गुजरना पड़े। स्पष्टीकरण कैसे? बी और डी कैसे सही है? नई समीक्षा का परिचय 20वीं शताब्दी का एक आलोचनात्मक सिद्धांत है जो पाठ केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है। इसमें रचना के भाषिक संरचना, अंतर संबंध और आंतरिक एकता पर ध्यान केंद्रित किया गया, न कि ऐतिहासिक सामाजिक संदर्भों लेखन के जीवन पर। प्रत्येक कथन का अलग अलग प्रकार से विश्लेषण। नई समीक्षा वे स्वच्छंदवादी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए पलायनवादी भावुकतापूर्ण वृत्ति का विस्तार तिरस्कार करती है। सत्य, नई समीक्षा रोमांटिक भावुकता और पलायनवाद के विरोध में थी, क्योंकि वह कलात्मक अनुशासन, वस्तुनिष्ठ पर बल देती है। नई समीक्षा में विक्टोरियन नैतिकता को साहित्य की मूल प्रवृत्ति माना असत्य, क्योंकि समीक्षा नैतिक उपदेश या विक्टोरियन मूल्यों को साहित्य की मूल नहीं मानती। वह सौंदर्य शास्त्रीय संरचना के तत्वों को प्राथमिकता देती है। नई समीक्षा संरचना को एक भाषिक संरचना के रूप में देखती है। सत्य, यह नई समीक्षा एक मूल सिद्धांत है जो रचना एवं साहित्य भाषिक संरचना है, जिसका विश्लेषण आंतरिक स्तर पर किया जाता है। नई समीक्षा आलोचकों की जिम्मेदारियों की कलाकृतियों के गूढ़ अर्थ को उद्घाटन के जोड़ती है, भले ही उसके प्रभाव परक हेल्थभास गुजरना पड़े। असत्य, नई समीक्षा प्रभाव परक हेल्थभास को नकारती है, वह आलोचना से
यह अपेक्षा करती है कि वह पाठक के भीतर तर्कसंगत और वस्तुनिष्ठ अर्थ निकाले, न कि पाठकीय प्रक्रिया प्रतिक्रिया या बाहरी संदर्भों को समझ में आ सके। नई समीक्षा कृति की समझ के लिए एक साहित्यिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक, सामाजिक वातावरण और आंतरिक बल देने का विरोध करती है। सत्य नई समीक्षा अभी धार्मिक भ्रम को खारिज करती है, यानी कि लेखक के इरादे ऐतिहासिक परिस्थिति के आधार पर अर्थ निकालने का विरोध करती है। आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। सेटनेट एमपीसी के बारे में आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करना। इसके बाद 90 है ना, 90 से 100 तक जो है प्रश्न, 90 यानी कि 91 से 100 तक प्रश्न अगले वीडियो में आपके साथ मैं साझा करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार।